सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए। नमस्कार, आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय का जो 9वां प्रकरण है गद्य, जिसका नाम है निर्भय बनो और लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु और साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश। निर्भय बनो उपन्यास अंश के अंतर्गत निर्भयता के गुण का महत्व बताया गया है। निर्भयता बहुत बड़ा गुण है, बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए। लेखक के उपन्यास कितने चौराहे से लिए गए इस अंश के सभी पात्र नवयुवक या किशोर अवस्था के हैं और उनमें निर्भयता दिखाई देती है। इस अंश में जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न किया गया है। इस उपन्यास अंश में लेखक हमें विद्यार्थी जीवन से ही निर्भयता का गुण प्राप्त करने की सीख देते हैं। तो आज हम निर्भय बनो उपन्यास अंश का विस्तृत अभ्यास करेंगे। तो अब हम निर्भय बनो उपन्यास अंश का विस्तृत अभ्यास करेंगे, जो इस प्रकार है। प्रियोदा, जिसका पूरा नाम है प्रियव्रत राय, जो मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्राय सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए, उसका दल सेवा में जुटा रहता है। रॉबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाता है। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हो। मनमोहन ने कहा, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? सीख लेंगे। शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो?
मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं उसको। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांसबन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीब का दिन, पहिया हरप भोला गरीब का दिन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जे लोटा छल, बेटा छल तीन पनिया, पीबेत काल लोटा ले लक्षिन। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी? लाचारी? बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, होल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं, वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बूझता है। मैं समझा देता हूं। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात खत्म। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने
एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूं, चल मैं पहुंचा दूं। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसीलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियां नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बनाकर। क्यों डरने लगा? अकेले यहां आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 का काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो वह गाना, राम रहीम ना। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी।